हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ एनसीईआरटी लर्निंग अकेडमी। सो आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन दिल्ली संभाग का मध्यावधि परीक्षा क्लास 8 का सॉल्व करेंगे फ्रॉम सब्जेक्ट हिंदी। ये सेट 1 का पेपर था, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट 1। आइए आगे बढ़ते हैं। खंड ख, इसमें टोटल 4 खंड थे। यहाँ पे आपका जो पठन मतलब पैसेज वाला खंड था उसके अंदर आपका 20 नंबर का था, तो वहीं अभी हम स्टार्ट करेंगे। निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि सच्चा पत्रकार बनने के लिए किसी विश्वविद्यालय या डिग्री या डिप्लोमा ही काफ़ी नहीं है। पत्रकार का आम आदमी की ज़िंदगी से संबंध होना ज़रूरी है। आम लोगों के सुख दुख का ज्ञान पुस्तकों से नहीं मिल सकता। जब तक पत्रकार जनजीवन से घुल मिल नहीं जाएगा तब तक वह अच्छी सिटी रिपोर्टर या विशेष संवाददाता नहीं बन सकता। संवाददाता, मुझे भारत के कुछ प्रदेशों के जनजीवन को देखने समझने का अवसर मिला है। मुझे छोटे छोटे सभी को काम करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इससे मेरी भाषा जनसाधारण की भाषा बन गई है। मेरी कविता में, व्यंग्य में, विनोद में सामाजिक टीस पैदा हो गई है। यह मेरी सफलता का सबसे बड़ा कारण है। मैं अगर अंग्रेजी से हिंदी का अनुवाद करने वाला पत्रकार नहीं मानता। सच्चा पत्रकार समाज को सच्चा सेवक होता है। वह राजनीतिकों से भी अधिक समाज और शासन का हितैषी होता है। जिसने गरीबी देखी ही नहीं वह गरीबों की वकालत क्या करेगा। जो लोक में रखता है वो लोक नायक होता है। पत्रकार स्वयं लोक नायक भले ही ना बन सके, लेकिन वह लोक नायक को बनाने वाला तो होता ही है। अब आइए हम इनके प्रश्न करते हैं। किसी विद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा किसके लिए काफ़ी नहीं है? सच्चा पत्रकार बनने के लिए किसी विश्वविद्यालय की डिग्री या डिप्लोमा काफ़ी नहीं है। पुस्तकों से क्या नहीं मिल सकता? पुस्तकों से आम लोग के सुख दुख का ज्ञान। आम लोग के यानी ख ऑप्शन यहाँ पर सही होगा आपका। आम लोग के सुख दुख का ज्ञान। जब कोई अच्छा सिटी रिपोर्टर या विशेष संवाददाता बन सकता है, जब पत्रकार जनजीवन से घुल मिल जाए, जब पत्रकार जीवन को निकट से देखेगा, जब पत्रकार जनजीवन की समस्याएं समझेगा, जब पत्रकार के सामाजिक ज्ञान में वृद्धि होगी। यहाँ पे बहुत से ऑप्शन सही लगते हैं। मैं आपको पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि बहुत से ऑप्शन करेक्ट यानी सही लगेंगे, लेकिन वो सही होते नहीं हैं। पैसेज दिया है, पैसेज में अगर लिखा हुआ है लाइक बिल्ली की 8 आँख थी और ऑप्शन में आया हुआ है बिल्ली की कितनी आँख थी, तो बहुत से बच्चे 2 लगा के आ जाएंगे। नहीं, जो पैसेज में दिया है वही करना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत से ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन पैसेज में लिखा है अच्छा सिटी रिपोर्टर या विशेष संवाददाता पत्रकार जनजीवन से घुल मिल नहीं जाएगा तब तक वह नहीं बन सकता। तो यहाँ पर क ऑप्शन सही होगा आपका। जब पत्रकार जनजीवन से घुल मिल जाएगा तब वह अच्छा सिटी रिपोर्टर विशेष संवाददाता बन जाएगा। लेखक किसे सच्चा पत्रकार मानते हैं? वेट अ मिनट। लेखक किसे सच्चा पत्रकार मानते हैं? समाज की सेवा ना करने वाले को, समाज की सच्ची सेवा करने वाले को, गरीबी ना देखने वाले को, गरीबों की वकालत करने वाले को। तो यहाँ पर अगर आप देखें लेखक सच्चा पत्रकार समाज का सेवक को मानते हैं। सच्चा सेवक, समाज के सेवक को नहीं, समाज की सच्चा सेवक करने वाली। झूठी सेवा भी कर सकता है कोई। पत्रकार को लेखक ने क्या माना है? पत्रकार स्वयं लोक नायक भले ही ना बन सके, लेकिन वो लोक नायक को बनाने वाला, यानी यहाँ पे क ऑप्शन सही होगा। अपठित पद्यांश है। रेशम जैसी हस्ती खेलती नभ से आई एक किरण, फूल फूल को मीठी मीठी खुशियाँ लाई एक किरण, पड़ी ओस की कुछ बूंदे
झिलमिल पत्तों पर उनमें दिया जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण, लाल लाल थाली सा सूरज उठकर आया पूरब में, फिर सोने के तारों जैसी दम में छाई एक किरण। कवि ने किरण के लिए किन किन विशेषणों का प्रयोग किया? यहाँ पे किरण का मतलब किसी का नाम नहीं है, किरण का मतलब है वाटर का ड्रॉप। कवि ने किरण के लिए कौन कौन सी विशेषणों का प्रयोग किया है? तो यहाँ पे रेशम जैसी, हंसती खेलती, नभ से आई, सोने के तारों जैसी। तो यहाँ पर रेशम जैसी भी है, हंसती खेलती भी है, सोने के तारों जैसी, यानी उपयुक्त सही भी। घ ऑप्शन यहाँ पे सही है आपका। किरण फूलों के लिए कैसी खुशियां लाई है? किरण फूलों को मीठी मीठी खुशियां लाई एक किरण, मीठी खुशियां। ओस की बूंदों ने पत्तों पर क्या किया? ओस की बूंदों ने उनमें दिया सा जलाकर ज्यों मुस्काई एक किरण, उन पर दिया सा जला दिया। उन्हें चमका दिया, उन्हें चकमा दिया। यहाँ पर चमका दिया भी लगता है बच्चों को, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर बोला जो लिखा हुआ है वही सही होगा। चौथा यहाँ पे कट गया है, यहाँ पे होना चाहिए सूरज। सूरज की क्या विशेषता है? वह गोल है। बिल्कुल, वो गोल लिखा तो नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा है लाल लाल थाली सा, तो थाली सा लिखा है, गोल नहीं लिखा है। अगर लिखा रहता लाल लाल गोल सा सूरज, थाली सा, तो वह लाल लाल थाली सा है। घ ऑप्शन सही है यहाँ पे आपका, ग। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। लाल लाल फूल, लाल किरण। फूल के बारे में बात ही नहीं है, किरण के बारे में बात है। चलिए आगे देखते हैं। रिमझिम बादल के बारे में बात नहीं है, सिर्फ एक किरण की बात है, तो एक किरण यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। घ ऑप्शन आपका। अब पठित पद्यांश है। प्रस्तुत पद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक कौन है? हम 5 मित्रों ने तय किया कि हम शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 का सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार व्यक्ति इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। ये आपका बस की यात्रा है, बस की यात्रा पाठ है। बस के बारे में बात हो रही है, यानी बस की यात्रा। और इसके लेखक यदि आपको याद हो तो लेखक थे हमारे हरिशंकर परसाई जी, जो व्यंग कला में सर्वश्रेष्ठ थे। तो इसका सही ऑप्शन है ग, बस की यात्रा व हरिशंकर परसाई। सेकेंड आंसर, लेखक और उसके मित्रों को कहाँ जाना था? लेखक और उसके मित्रों को जबलपुर जाना था। कैसे? अगर आप यहाँ पर देखें तो लिखा हुआ है पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए। एक मिनट, पन्ना जाना था शायद, नहीं, एक मिनट। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी वो कहते हैं कि पन्ना से ये बस कहाँ तक जाती है? पन्ना से सतना तक जाती है। पन्ना से सतना जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है, यानी वो जबलपुर की ट्रेन पकड़ना चाहते थे। तो मतलब वो पन्ना से सतना जाती है, लेकिन उन्हें जबलपुर उतरना था, जिसकी ट्रेन उन्हें पकड़नी थी। तो उन्हें कहाँ जाना था? जबलपुर। पन्ना से सतना के लिए बस कितनी देर बाद मिलती है? पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर यानी कि 1 घंटा भर के, यानी घ ऑप्शन, हर 1 घंटे के बाद। व्योवृद्ध से क्या तात्पर्य है? व्योवृद्ध, यहाँ पर वृद्ध का तो मतलब बूढ़ा हो गया। व्यो का मतलब हुआ अधिक वृद्ध, यानी जवान तो होगा नहीं। बहुत या पुरानी तो हमने देख ही लिया, ये तो थोड़ा अलग है। बहुत ही पुरानी यहाँ पे सही, यानी का ऑप्शन सही है। हाजिर से अभिप्राय है सबको उपस्थिति दिलवाना, नहीं, ये तो एक कार्य हो गया। सबको अनुपस्थित होना, नहीं। हाजिर का मतलब होता है खड़े होना, मतलब कि उस जगह पे सही टाइम पे उपस्थित होना, यानी कि ग ऑप्शन सही रहेगा, उपस्थित होना। अगला है
पठित पद्यांश। ऐसे बेहाल बिवाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए, इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। ऐसे बेहाल बिवाइन सो मतलब आपके पैरों में ऐसे बिवाइन लगे हुए हैं, फट गए हैं, जिसमें कंटक जाल लगे हुए हैं। आप कितना मैंने महादुख तुमने पाया सखा, तुम इतने दिन से कहाँ थे, आए नहीं। सुदामा की दीन दशा देख, करुणा करी के करुणा निधि, यानी करुणा निधि श्री कृष्ण को कहा गया, यानी उन पे दया करके खुद श्री कृष्ण रोए। पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी परात को हाथ भी नहीं छूते हैं। नैनन के यानी कि आँख के जल से, यानी आँख के आंसू से ही वो उनके पैर धोते हैं। इस कविता के रचयिता नरोत्तम दास जी हैं। सुदामा किस कारण बेहाल हो रहे हैं? अगर आप यहाँ पर देखें, सुदामा चरित्र में दिया हुआ है ऐसे बेबाल बिबाइन सो, मतलब बेबाइनों के कारण वो है। यहाँ पे बिबाइयो लिखा हुआ है, बेबाइन होगा। चर्म रोग तो उन्हें है नहीं, बुखार तो उन्हें है नहीं। भूख का कारण भी लोग बोलते हैं कि वह भूख के कारण भी बीमार पड़े हैं, लेकिन भूख का कारण सही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भूख के बारे में बात की ही नहीं गई है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर कैसे धोए? श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर पानी परात को हाथ छुए नहीं, ये तो नहीं होगा। करुणा करके करुणा निधि रोए, नहीं। नैनन के जल सो पग धोए, नैन के जल से पग धोते हैं। कंटक जाल लगे पुनि जोए, नहीं, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे ग ऑप्शन सही है आपका। करुणा करी के करुणा निधि रोए, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? क, यहाँ पे क की आवर्ती यानी बार बार आ रहा है। जहाँ पे किसी वर्ण की आवर्ती होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार लगता है? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार अभी आपने पढ़ा नहीं है 8th में, उपमा भी नहीं पढ़ा। अनुप्रास आपका बुक में सिलेबस से रिलेटेड है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जहाँ पे वर्ण की आवर्ती हो। याद रखना, वर्ण, किसी भी वर्ण, क हो, ग हो, कोई सा भी हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार लगता है। अगर मैं एक और आपको दिखाऊं, देखिए सुदामा की दीन दशा, इसमें भी आपका अनुप्रास है। लेकिन पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और अगर ये देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए, ये दोनों एक साथ हो, ऐसे पूरा एक पद हो, सॉरी एक पूरी लाइन हो, ये पूरी जैसे एक लाइन है, ये पूरी एक लाइन हो, तब यहाँ पे लगेगा आपका अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है। क्योंकि निम्नलिखित में से आँख का पर्यायवाची नहीं है। लोचन पर्यायवाची है, नयन पर्यायवाची है, नेत्र पर्यायवाची है, खग पर्यायवाची नहीं है। खंड ख। अब आगे हमारे व्याकरण खंड पे। आमिर ने चार मीनार देखी, आमिर ने चार मीनार को देखा। चार मीनार में कौन सी संज्ञा है? चार मीनार एक पूरे रूप से बता रहा है कि उसने कौन सी इमारत देखी, यानी यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक अगर लिखा होता अमर ने इमारत देखी, इमारत लिखा होता सिर्फ इमारत, तो वहाँ पर आपका जातिवाचक होता। बदलू ने उमर भर यही काम किया, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप लिखिए। उमर आपका देशज शब्द है, उमर आपका देशज शब्द है, इसका सही रूप होगा उम्र। ये आपका आधा र के साथ ऐसे लिखते हैं तो ये उम्र होगा, ऐसे चिन्ह यहाँ पे लगेगा, तो उम्र। उरम नहीं होगा, उराम नहीं होगा। ये वाला उम्र भी बच्चे लिखा के आ जाते हैं उम्र, ये अलग तरह का उम्र है। ये तब लगता है जब आपका वर्ण से पहले उसका आता है, जैसे चर्म, चर पहले आ रहा है तब ये ऊपर लगेगा, लेकिन जब उसके बाद आ रहा है उमर तब ऐसा वाला लगता है, ये याद रखिएगा। चलती बस से उतरने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत वाक्य में बस किस अर्थ में आया है? बस यहाँ पे साधन के अर्थ में है। मेरे पास 5 पुस्तकें हैं, उपयुक्त विशेषण। 5 पुस्तकें निश्चित संख्यावाचक है, संख्या तो है इसमें और निश्चित भी है, 5 है।
तो निश्चित संख्यावाचक। हमें विद्यालय ये रोज जाना चाहिए। रोज शब्द के साथ उचित प्रत्यय का प्रयोग करें। रोजानमा नहीं होगा। रोजानमा आपका मैं अगर बताऊं वो फारसी हो जाएगा, तो आप कृपया फारसी शब्द का अवॉइड ही करें ज़्यादातर। रोजाना, तो यहाँ पे रोजाना शब्द आ जाएगा। हर दिन, प्रतिदिन, या आगे ही चले गए हम लोग कहीं और। हमें रोज शब्द में प्रत्यय लगाना है, दिन में नहीं लगाना है, उपसर्ग सॉरी। गुणवाचक विशेषण का कौन सा उदाहरण है? कोई, मीटर, 10, ये सब आपका परिमाण है, और कोई आपका प्रश्नवाचक है। तो ईमानदार यहाँ पे सही उत्तर है। सामाजिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सामाजिक देखिए ऐसे बनता है, समाज प्लस छोटी ई प्लस का, सामाजिक। तभी आपको छोटी की यहाँ पे मात्रा दिखती है। तो यहाँ पे एक प्रत्यय है, सा प्रत्यय है ही नहीं, ई नहीं है, इत भी नहीं है। इत आपका वहां पर लगता है जैसे कि धारित, धार प्लस इत, रहित, रह प्लस इत, रहित। पक्षी शब्द का बहुवचन बहुत आसान है, पक्षियों। द्वंद्व समास का उदाहरण, पानी पानी, छोटे छोटे, हरे हरे। ये आपका पानी पानी, छोटे छोटे, हरे हरे, इसके अंदर भी आपका एक अलंकार है, जिस अलंकार को हम बोलते हैं पुनः उक्ति अलंकार। पुनः उक्ति अलंकार, जहाँ पर शब्द की आवृत्ति हो, शब्द बार बार आए, वहाँ पर आपका पुनः उक्ति लगेगा। मैं आपको इसके साथ हिंट भी दे रहा हूँ, ये कोई चैनल नहीं देगा, तो इसके साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन लोभ और मोह सही होगा। जहाँ पर विलोम आता है, विलोम शब्द, वहाँ पर आपका द्वंद्व लगता है। द्वंद्व ऐसे भी लिखते हैं और द्वंद्व ऐसे भी लिखते हैं। एक मिनट, एक ऐसे लिखते हैं द्वंद्व और एक ऐसे। ऐसे कोई नहीं लिखेगा, द्वंद्व हो जाएगा वो। और द्विगु समास वहाँ पर लगता है जहाँ पर शुरू में कोई नंबर आ रहा हो, जैसे कि त्रिभुज, तीन भुज। इसकी पहचान आपको द्वि से मिल जाएगी। द्वि का मतलब दो शब्द होंगे और एक नंबर वाला होगा, त्रिभुज। षडकोण, षडकोण में आपका यहाँ पर एक तो षड है और एक कोण है, 6 कोणों वाला। आगे है आपका ज्ञान का सही वर्तनी वाला शब्द होगा। ज्ञान का सही वर्तनी वाला शब्द ज्ञान होगा। मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, आप देख लीजिए, ये होगा सही वर्तनी ज्ञान। वो आपका देशज शब्द है, ये वाला ज्ञान आपका देशज है। पानी पर हाथ को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी पर हाथ को हाथ छूते नहीं है, नैनों के जल से उनके पैर धोते हैं। यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, तो ये कौन सा अलंकार हुआ? अतिशयोक्ति। अपेक्षा शब्द का उपयुक्त विलोम, अनुभव बिल्कुल नहीं होगा, अनुमान बिल्कुल नहीं होगा, तत्परता ये तो यहाँ पे कहीं नहीं लगता, उपेक्षा। ये बहुत इजी था व्याकरण यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिला था। ऑप्शन नहीं होता तो ये आपके लिए हार्ड हो जाता। अब आइए हम प्रश्नोत्तर आपको दिखा देते हैं। खंड ग का पहला प्रश्न है, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं? तो इसका उत्तर होगा, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों में से पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर का दिया हुआ विश्व बंधुत्व का संदेश पढ़ लेते हैं। वह ये एहसास कराते हैं कि हवा व पक्षियों के पंखों से उड़ कर आने वाली सुगंध और एक दूसरे के जल की भाप बनाने वाले बादल दूसरे देश में बरसकर विश्व बंधुत्व की भावना का ही प्रसार करते हैं। यह आपका भगवान के डाकिए पाठ से है। दूसरा, पश्चिमी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया? ये आपका लाख की चूड़ियों वाला पाठ से है। तो आपको पता है कि उसका धंधा जो था वो ठप पड़ गया, यानी वो उसका व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया और उसका शरीर भी ढल गया और वह कमज़ोर हो गया। नसें उबर आई नहीं लिखेंगे आप, कमज़ोर लिखेंगे, कमज़ोर हो गया और उसकी इज्जत भी कम हो गई समाज के प्रति।
कवि ने अपने आने को उल्लास और जाने को आंसू बनकर बह जाना क्यों कहा है? कवि ने अपने आने को उल्लास कवि अपने आने को उल्लास कहता है क्योंकि किसी भी नई जगह पर आने से उसे खुशी मिलती है तथा उस स्थान को छोड़कर जाते समय दुख होता है और इसीलिए आंखों से आंसू निकल जाते हैं। वह अन्य लोगों को खुशियाँ बांटता है जिससे वह अपना दुख भूल जाते हैं। जब वह वहाँ से जाता है तो यही वह दुख लेकर जाता है कि यह खुशियाँ हमेशा के लिए नहीं है। तलवार का महत्व होता है, महत्व यहाँ पे गलत लिखा सॉरी सही लिखा हुआ है, लेकिन महत्व आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे तो वो वाला सही रहेगा महत्व। तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। से कबीर यह कहना चाहते हैं कि असली चीज़ की कद्र करनी चाहिए, दिखावटी वस्तु का महत्व नहीं होता, क्योंकि तलवार से ही आपको मारना होगा किसी को। पुराने ज़माने में लोग तलवार से मारते थे। म्यान सोने का है, चांदी का, इससे नहीं देख के मारा जाता था। इसलिए हमें किसी की बाहर की कुल जाति, उसका रूप, उसका रंग और उसके व्यवहार देखकर हमें वो नहीं करनी चाहिए कि उसकी काबिलियत का मोल। हमें उसके अंदर के गुण देखने चाहिए। वो शिक्षित है, अशिक्षित है, कैसा व्यवहारी है, कैसा ईमानदारी है, कैसा सच्चा है, कैसा क्या है, अंदर का व्यवहार। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन कौन से बदलाव आए? पुडुकोट्टई ये आपका आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, क्योंकि ये सिलेबस आपका अक्टूबर में था और ये पेपर आपका अक्टूबर के बाद हुआ है, तो ये आपका क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो ये मत सोचिएगा। सुदामा चरित तक है, साइकिल वाला पार्ट भी पढ़ लीजिएगा, जहाँ पहिया है, सॉरी। साइकिल आंदोलन ने पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया। महिलाएं अब पहले से अधिक स्वतंत्र हो गई। कहीं आने जाने के लिए अब वह घर के पुरुषों की मोहताज नहीं है। अब उनके पास खाली समय भी बच पाता है, क्योंकि साइकिल के इस्तेमाल से कहीं आने जाने की समय की बचत होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पूरे एक पाठ्य पुस्तक में से 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहमदनगर के किले से जुड़ी कौन सी घटनाएं आज भी याद की जाती है? तो चांद बीबी की घटनाएं याद की जाती है कि उसने अपनी सेना का नेतृत्व कैसे किया था। लेखक के अनुसार भारत माता कौन है? लेखक के अनुसार भारत माता हम ही लोग हैं। हम ही लोग जो इतने इस देश पे रहते हैं, ये सभी भारत माता का ही स्वरूप है। और यहाँ पे गांव, जिले, नगर, राज्य, नदियाँ, जंगल, खेत, पहाड़, तालाब, झील, पेड़ पौधे, भूमि, ये सब ही भारत माता के स्वरूप दिखाई देते हैं। वेदों के विषय में लोगों की क्या मान्यता थी? वेदों के विषय में लोगों की यह मान्यता थी कि उसकी उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। यानी वेद का सीधा सीधा अर्थ है कि अपने समय के ज्ञान रखना। ना मूर्ति पूजा है, ना देव मंदिर, शक्ति तथा संतुलन प्राप्त करना। और इसके बारे में लोग की ये भी मान्यता थी कि यह हमारे सभ्यताओं से भी पुरानी है, और ये 4 होती हैं। चौथा प्रश्न, किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। मैंने यहाँ पे 3 लिख दिए, रामायण, महाभारत, भगवद गीता। भगवद गीता भी महाभारत का है, तो आप रामायण व महाभारत लिख सकते हैं, जो आपकी बुक में दिया है। आउट ऑफ सिलेबस मत जाइएगा। लेखन खंड की ओर आते हैं। लेखन खंड में आपको पहला अनुच्छेद लिखना है 5 नंबर का 80 शब्दों में। यानी कि आपको पूरा जो आपकी एक आंसर शीट है, अगर आपने मार्जिन बनाई होगी तो उस पूरे पेज पे लिखना है। अदरवाइज़ आपको, अगर आपका जो भी आंसर शीट है, अगर आपने मार्जिन नहीं बनाई तो बहुत बड़ी होगी, तो आपको लास्ट के 4-5 लाइन छोड़ के लिखना है। आप इनमें से किसी पे भी लिख सकते हैं। चलिए मैं विद्यार्थी जीवन का दिखा देता हूँ, समय कम है हमारे पास, समय की हमें महत्व देना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है। जो विद्यार्थी जीवन में उचित अनुशासन में रहकर समय व्यतीत करता है, उसका जीवन कर्म एवं ऐसे व्यवस्थित तथा सफल मार्ग पर चलने का व्यस्त हो जाता है कि वह विद्यार्थी जीवन में सफलता और सम्मान तो पाता ही है, भविष्य के लिए मार्ग निर्धारण भी सफल होता है, दूसरों को मार्ग दिखाने वाला। अनुशासन विद्यार्थी के जीवन में व्यवस्था का वातावरण बना देता है। इससे नियमित रूप से कार्य करने की क्षमता का विकास होता है। 80 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप 120 शब्दों में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि 80 शब्दों में अगर आप लिख के आएंगे, बहुत से बच्चे गलती करते हैं और टीचर वो कम समझ के नंबर काट देता है, फिर आप उनसे बहस करते हैं।
तो आप खुद ही अच्छे से लिख के आइए। अनुच्छेद का मतलब है कि कम शब्दों में अच्छा लिखना, तो अच्छे से लिख के आइए। मैंने आपको यहाँ पे प्रदूषण और स्त्री शिक्षा का भी लिख दिया है, आप चाहे तो देख सकते हैं। समय कम होने के कारण मैं ये नहीं पढ़ूंगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अपने क्षेत्र की सड़कों की दुर्दशा संबंधी शिकायत करते हुए नगर निगम के अध्यक्ष को पत्र लिखिए। सेवा में श्रीमान पद अधिकारी महोदय, जो भी पद पर हो आप वहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं, पद अधिकारी महोदय लिखते हैं। जो भी आपका जगह है, मेरी ये पश्चिमी दिल्ली नगर निगम यहाँ पे मैंने लिखा है, संगम विहार दिल्ली। उस जिस भी दिन आप लिखेंगे वहाँ पे डेट लिखी होगी, लिखिएगा। नहीं लिखी है तो आप उसी दिन का लिखिएगा। सब कुछ अपने नाम अपने डिटेल्स पे लिखिएगा, कहीं फालतू मत कीजिएगा। फिर विषय लिखते हैं, सड़क की दुर्दशा के लिए नगर निगम को पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मैं संगम विहार का निवासी हूँ और मेरे मोहल्ले की सड़क की दुर्दशा इतनी ख़राब है कि उस पर कोई गाड़ी चल भी नहीं पाती है। यह सड़क 5 साल पहले ही बना था, लेकिन 5 सालों से कहाँ गई किसी को पता नहीं है। हम सभी मोहल्ले वासियों को आपसे अपील है कि कृपया हमारी शिकायत को सुने और हमारे मोहल्ले की सड़क की दुर्दशा को सुधारने का प्रयास करें। कोशिश नहीं, प्रयास लिखिए। इसके लिए हम सब मोहल्ले वासी आपका सदा आभारी रहेंगे। धन्यवाद। अपना नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। जब भी ऐसे लेटर लिखे जाते हैं तो यहाँ पे हस्ताक्षर ज़रूरत होती है, तो हस्ताक्षर का भी आधा नंबर होता है, याद रखिएगा। बहुत से बच्चे अच्छा लिख के आते हैं लेकिन कटता है, तो आप अपना हस्ताक्षर करिए। जैसे मेरा नाम दीप रंजन है तो मैं वहाँ पे अपना दीप रंजन नाम लिख के आऊँगा। हस्ताक्षर का वही मतलब होता है, नाम के बाद। हिंदी है तो हिंदी लिख दीजिए, इंग्लिश में करते तो इंग्लिश। फालतू का एक पेज इतना बड़ा हस्ताक्षर मत कीजिएगा। अगला है आपका, भाई को विवाह में बुलाने के लिए एक निमंत्रण पत्र लिखिए। भाई के विवाह में मित्र को बुलाने के लिए, सॉरी। तो आप ऐसे लिखेंगे, आप अपना जो भी एड्रेस है, जो भी आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ का एड्रेस डालेंगे। 540 गली नंबर 5, संगम विहार, नई दिल्ली। उस दिन की डेट लिखेंगे, बस ऐसे लिख देंगे आप। लेकिन ऐसे मत लिखिएगा क्योंकि बहुत से आजकल टीचर जो है ऐसे आंसर चाहते हैं कि बच्चा ऐसे लिखे, तो ऐसे भी आप लिख सकते हैं। प्रिया मित्र रमेश, सादर नमस्कार। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरे भाई अमित की शुभ विवाह 27/10/2023 को होना निश्चित है। बारात बस द्वारा प्रातः 4 बजे बदरपुर के लिए प्रस्थान करेगी। विवाह की इस शुभ बेला पर तुम सपरिवार आमंत्रित हो। कृपया निश्चित तिथि से 1-2 दिन पूर्व आ जाना, जिससे हम सब मिलकर विवाह के उत्सव का आनंद ले सकें। विवाह से संबंधित कार्यक्रम साथ में संलग्न है। तुम्हारा मित्र, जो भी आपका नाम वो लिखेगा। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए आकाश शर्मा लिख दिया है। आपने एकदम सही डिटेल डालेंगे, भाई का नाम लिखेंगे, अपने मित्र का यहाँ पे नाम लिखेंगे ऊपर, प्रिया मित्र, और उन्हें ज़रूर लिखेंगे उनके लिए पत्र। तो यही था, ज़्यादा बड़ा नहीं था कुछ। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक कीजिएगा। यहाँ तक हैं तो सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़। थैंक यू यहाँ तक रहने के लिए। लेट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।